यस मैम, अच्छा जी। चलें बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो है आज हमने पढ़ना है दिल्ली सल्तनत को। मेक श्योर कि मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है सबको, और अगर किसी बच्चे का माइक ऑन है तो वो काइंडली ऑफ कर लें, शोर हो रहा है। जी बच्चे, यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है सबको विजिबल है? जी मैम, हमें शो हो रहा है। और रीडेबल है ये? ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है दिल्ली सल्तनत को, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। अभी तक आपके पाक अफेयर्स का मेरे साथ 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह जो है वो मोहम्मद बिन कासिम आया था हिंदुस्तान में वो किस तरह एंटर हुआ था, उसके पीछे हमने स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, हमने ये देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हिंदुस्तान में उसके जो एंटर होने की वजह थी वो क्या थी। उसके बाद हमने उसका जो है वो कबीला, उसके बारे में हमने देखा कि वो अरब से बिलोंग करता था। ठीक है, वो अरब हमलावरों का दौर था। उसके बाद जो हमने गजनी डायनेस्टी पढ़ी, घोरी डायनेस्टी पढ़ी, ये भी क्या थे, हमलावर थे। ठीक है, ये सारा का सारा जो दौर था ये किसका दौर था, हमला आवरों का दौर था। क्योंकि ये क्या करते थे, ये हिंदुस्तान में आते थे, हमला करते थे, लूटते थे और वापस चले जाते थे। किसी ने भी बाकायदा तौर पर जो हुकूमत है वो हिंदुस्तान में नहीं थी बनाई। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत है, मुझे स्क्रीन तो मैंने शो कराई हुई है सबको, मैं अगेन वेरीफाई करती हूँ। नहीं हो रही मैम शो स्क्रीन। जी अभी देखिए, अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, हाँ जी, तो हम ये देख रहे थे कि जो दिल्ली सल्तनत है ये वो पहली जो है वो डायनेस्टी होगी या सल्तनत होगी जिसमें जो हुक्मरान होंगे वो बाकायदा तौर पर दिल्ली में अपनी हुकूमत बनाकर बैठेंगे। पहले जो हमने पढ़े मोहम्मद बिन कासिम का दौर हमने पढ़ा, गजनवी डायनेस्टी हमने पढ़ी, घोरी डायनेस्टी पढ़ी, वो सारे के सारे क्या थे, हमलावरों का दौर था। वो आते थे हिंदुस्तान पे हमला करते और वापस चले जाते। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने गजनवी डायनेस्टी में देखा था कि जो महमूद गजनवी था बेसिकली वो मेजर रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, उसके नाम पे हमने देखा था कि लाहौर का जो पुराना नाम था महमूदपुर, महमूदपुर वो भी किसके नाम पे था, महमूद गजनवी के नाम पे था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो सबकतगीन था, अलपख्तगीन था, उसका गुलाम था सबकतगीन, और जो महमूद गजनवी था वो सबकतगीन का बेटा था। ठीक है, फिर हमने जो महमूद गजनवी है उसके बाद हमने ये देखा था कि जो गजनवी डायनेस्टी है उसका लास्ट रूलर कौन था। लास्ट रूलर के बारे में हमने पढ़ा था जो कि खुसरू था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो गौरी डायनेस्टी है उसकी बुनियाद किसने रखी थी, गौरियों ने। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान में एक इलाका है गौर, वो वहाँ पे थे। ठीक है, बाद में वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे गजनी पे जो है वो अपना कब्जा कर लेंगे और जो गजनवी हुकूमत होगी उसको ख़त्म कर देंगे और जो गौरी हुकूमत होगी उसकी बुनियाद रखेंगे। तो गौरी हुकूमत में हमने किसका नाम पढ़ा था मेनली, सैफुद्दीन गौरी था, उसके 2 बेटे थे। तो उसके जो 2 बेटे थे उसमें हमने जो फर्दर रूल करेगा और जिसने सारा जिसकी हिस्ट्री हम पढ़ते थे वो कौन था, शहाबुद्दीन गौरी। ये स्टूडेंट्स बच्चे अब आप लोग अभी जो है वो आ रहे हैं। तो आज हमने पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 5 हुकूमतें थी, 5 डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुई, 1206 में, और 1556 तक ये चलती रही। ठीक है, इसमें 5 हुकूमतें थी, 5 डायनेस्टीज थी। अब जितनी भी ये डायनेस्टीज थी इन सब का जो कैपिटल था वो दिल्ली था। 5 हुकूमतें थी दिल्ली सल्तनत में, 5 डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे, और उन सारी जो डायनेस्टीज थी उनके जो सुल्तान थे उनका जो कैपिटल था वो दिल्ली था।
और यहाँ के जो मतलब जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी हुक्मरान आए थे वो अपने लिए सुल्तान का लक़ब इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उनके हुक्मरान को हम क्या कहते थे? सुल्तान। अब जो दिल्ली सल्तनत में 5 हुकूमतें थी, 5 डायनेस्टीज थी, वो कौन सी थी? नंबर 1 पे स्लेव डायनेस्टी, और उसको बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी भी, ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं और स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे हिलजी डायनेस्टी को, ये भी किसके अंडर आती है? दिल्ली सल्तनत के अंदर। उसके बाद नंबर 3 पे है तुगलक डायनेस्टी। नंबर 4 पे देखेंगे सैयद डायनेस्टी, ये इसको सादात डायनेस्टी भी बोलते हैं। और जो लास्ट पे है वो है लोधी डायनेस्टी। तो टोटल कितनी डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में? 5 डायनेस्टीज। जी बच्चे क्लियर है ये सबको? यस मैम। जी नेक्स्ट हम चलते हैं स्लेव डायनेस्टी की तरफ। स्लेव जो डायनेस्टी थी इसका टेन्योर कब से कब तक था? 1206 से लेके 1290 तक जो डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी थी। अब जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका जो पहला सुल्तान था उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, बेसिकली जो शहाबुद्दीन गौरी जो था उसका ये गुलाम था, ठीक है। शहाबुद्दीन गौरी कौन था? गौरी डायनेस्टी का जो रूलर था वो था। गौरी डायनेस्टी में जो रूलर था शहाबुद्दीन गौरी, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बुनियाद रखेगा स्लेव डायनेस्टी की। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, उसमें हम 5 डायनेस्टीज को पढ़ेंगे। पहली डायनेस्टी हम पढ़ें स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी की पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक और क्वेश्चन आता है, वो ये पूछते हैं कि दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? जी बच्चे, तो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद भी किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आता है स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत भी कब स्टार्ट हो रही है? 1206 में। तो स्लेव डायनेस्टी भी कब स्टार्ट हो रही है? 1206 में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आपने बस यही याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन जो है ना इसके बारे में एक्सपेक्टेड है या कुछ पास पेपर्स में आए हुए हैं। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी जो ताजपोशी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। जब ये शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था तो उस वक्त ये लाहौर का गवर्नर था, ठीक है। उस वक्त ये क्या था? लाहौर का गवर्नर था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? अब तो ये स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखेगा। अब तो तब तो ये गवर्नर था और अब ये सुल्तान बन गया, हुक्मरान बन गया। तो इसकी ताजपोशी कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी ताजपोशी कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने बुनियाद रखी थी कुतुब मीनार की और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जितने भी हम पढ़ेंगे, जितने भी सुल्तान हम पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम मुगल एम्पायर्स पढ़ेंगे, तो जिसने भी जो जो चीज़ बनाई थी, कंस्ट्रक्ट करवाई थी अपने टाइम में, बेटा वो मस्ट याद रखनी है। क्योंकि और तो कोई क्वेश्चन यहाँ से आए ना आए, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से मस्ट क्वेश्चन आते हैं कि किसने, किस जो सुल्तान है या हुक्मरान है उसने अपने एरा में कौन सी चीज़ कंस्ट्रक्ट करवाई थी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया था, उसकी बुनियाद रखी थी इसने। और दूसरा इसने क्या बनवाया था? मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। लेकिन इनकी तामीर जो है ये इसने मुकम्मल नहीं थी करवाई, वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो आगे अल्तमिश होगा इसका गुलाम भी होगा जो, वो क्या करेगा? कुतुब मीनार की और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की तामीर मुकम्मल करवाएगा। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देती हूँ। हमने दिल्ली सल्तनत आज स्टार्ट की है। दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें 5 हुकूमतें हैं, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो पहली जो डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी। इस डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था।
जी, और शहाबुद्दीन गौरी कौन था? हमें पता है कि इससे पहले जो डायनेस्टी थी वो किसकी थी? वो गौरियों की डायनेस्टी थी। तो जो गौरियों का रूलर था उसका नाम मोहम्मद क्या बिन था? कासिम। शहाबुद्दीन गौरी। बच्चे शहाबुद्दीन गौरी। जी। उसके बाद हमने इसकी जो मेन चीज याद रखनी है, इसने कुतुब मीनार बनाया था। दूसरा इसने क्या बनवाया, किसकी बुनियाद रखी थी? मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की। दो तामीरात हमने इसकी याद रखनी है। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी डेथ कैसे हुई थी? ठीक है, इसके डेथ के बारे में। तो ये लाहौर में पोलो खेल रहा था। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा वो सुल्तान था जो जिसकी डेथ पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, पोलो वो एक घोड़े के ऊपर बैठ के ना खेल होता है। तो उसकी डेथ पोलो खेलते हुए किस सुल्तान की डेथ हुई थी? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो बंदा था जिसने बुनियाद रखी थी स्लेव डायनेस्टी की भी और दिल्ली सल्तनत की भी 1206 में। और ये दफन कहाँ पर है? लाहौर में। ठीक है, हम का देखेंगे काफी ज्यादा जो हमारे मुगल एम्पायर्स भी हैं वो भी लाहौर में जो है वो दफन है। जो अनारकली है, ठीक है, जो अनारकली आप सुनते हैं, अनारकली भी जो है लाहौर में दफन है। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं। अब हम चलेंगे स्लेव डायनेस्टी के अगले मैम हुक्मरान की तरफ। जी बच्चे। मैम अनारकली को तो दीवार में नहीं चुनवा दिया गया था। हाँ, दीवार में चुनवा दिया था, तो लाहौर में ही दफन है ना वो। उसका मकबरा लाहौर में ही है। फिर उसकी डेथ हो गई थी और ये कहा जाता है लाहौर में है वो। बाद में उसको दफन कर दिया गया था। जी मैम। जी। मैम तो अनारकली की भी स्टोरी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जी बच्चे। मैम लेकिन जो हमने अभी गौरी डायनेस्टी का पढ़ा है, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? गौरी डायनेस्टी की बुनियाद शहाबुद्दीन गौरी और उसके भाई ने रखी थी। ठीक है, भाई का नेम दोनों ने रखी थी या सिर्फ उसने ही? नहीं नहीं, दोनों ने रखी थी। भाई का नेम अभी मेरे एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा। सैफुद्दीन ओके गौरी के ये दोनों बेटे थे। गयासुद्दीन गौरी में। हाँ जी, गयासुद्दीन गौरी एग्जैक्टली। ओके। जी ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो हुक्मरान था वो था इरम शाह, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। अब ये कहा जाता है कि बस आप इसका नाम याद रखें क्योंकि इसने इतने ज्यादा जो है कोई रिमार्केबल काम नहीं था किया। 1210 से लेके 1211 तक जो रूलर था वो कौन था? सुल्तान था, वो इरम शाह था। अब एक और चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे, क्योंकि हम इस सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा हुक्मरान आया फिर उसके बाद कौन था फिर कौन था। मे भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो स्लेव डायनेस्टी में, नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी में। ठीक है, हुक्मरान हो सकता है बहुत ज्यादा आए हों, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट उनको डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, या जिनके हवाले से पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं या पास्ट पेपर में आए हुए हैं, या जिन्होंने कोई ना कोई काम किया था। ठीक है, हम उनको देखेंगे क्योंकि कुछ आपको ना कॉन्ट्राडिक्शंस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे मैंने लिखा हो तीसरा जो हुक्मरान था वो शमसुद्दीन अल्तमिश था, लेकिन जब आप गूगल करें तो वहां पे लिखा हो ये सातवां हुक्मरान था। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तीसरा था या सातवां था। तो आपने उस चीज को नहीं देखना कि ये कौन से नंबर पे आ रहा था। आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जो शमसुद्दीन अल्तमिश था उसने कौन कौन से रोल प्ले किए थे, या इसका जो ताल्लुक था वो उससे जो बिफोर है कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ क्या था। ठीक है बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे, एक तो हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर दूसरा हमने देखा इरम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं शमसुद्दीन अल्तमिश, और जो एक्सक्यूज मी मैम। शमसुद्दीन अल्तमिश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हुक्मरान कौन सा हम पढ़ने जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम। जी शमसुद्दीन। बताइए। मैम दूसरे का ओवरव्यू कर दें, ये यहाँ से ड्रॉप हो गई थी कार मेरी। वैसे मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? मैम जो दूसरा है ना, इसका हुक्मरान, उसे ओवरव्यू कर दें, जो कार डिसमिस हो गई थी। अच्छा, मैं यही कह रही थी जो दूसरा हुक्मरान है ना इसका, उसका नाम इरम शाह है। बस आपने ना उसका नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि उसका ताल्लुक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ क्या था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, नाम उसका इरम शाह था, और 1210 से लेके 1211 तक उसने क्या की थी? हुकूमत की थी। जस्ट इतना याद रखिए क्योंकि इसके बारे मैम में ये यही। जो इरम, इरम तो लड़कियों का नाम नहीं है। हाँ, लड़कियों का नाम है लेकिन फिर उनका नाम था तो क्या कर सकते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते ना।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं जो अगला हुक्मरान था तीसरा, उसका नाम क्या था? शमसुद्दीन अल्तमिश। और इस शमसुद्दीन अल्तमिश का जो नाम है बेटा ये याद रख लें। इसने इसने जो जो भी काम किए थे वो भी याद रख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बहुत ज्यादा काम किए थे अपने टाइम में। अब जो शमसुद्दीन अल्तमिश है इसको बोलते हैं गुलाम का गुलाम। शमसुद्दीन अल्तमिश को क्या बोलते हैं? गुलाम का गुलाम। हाँ। ये गुलाम गुलामों था, का गुलाम। कुतुबुद्दीन का गुलाम था ये। ठीक है, ये किसका गुलाम? गुलामों का गुलाम भी आप इसको कह सकते हैं। ये किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन गौरी का। तो फिर शमसुद्दीन अल्तमिश क्या है? गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम था ये। ठीक है। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये जो गौरी था, शहाबुद्दीन गौरी, ये उसका भी गुलाम था। ये एक तो हमने ये देखा कि गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और शमसुद्दीन अल्तमिश क्या था? उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये गुलाम का गुलाम हो गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी क्या था? गुलाम था। तो दूसरा हम क्या देख रही हैं कि गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों का गुलाम था। अच्छा जी, अब ये जो शमसुद्दीन अल्तमिश था, ये कहा जाता है कि इसी के टाइम पीरियड में, हाँ जी, ये कहा जाता है कि इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो मंगोल थे उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान पे हमला किया था। और उन्होंने कब हमला किया था? 1221 में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान पे मंगोलों ने कब हमला किया? 1221 में। और उस वक्त जो हिंदुस्तान है वहां पे सुल्तान कौन था? शमसुद्दीन अल्तमिश। और अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो स्लेव डायनेस्टी में सबसे लंबा दौर हुकूमत किसका था? शमसुद्दीन अल्तमिश का। अब शमसुद्दीन अल्तमिश ने क्या किया था? इसने चालीसा बनाया था। यहाँ पे लिखा हुआ ना 40 लोगों की कैबिनेट बनवाई थी। तो बेसिकली इसने क्या किया था? कैबिनेट बनवाई थी 40 लोगों की, और उसको बोलते हैं चालीसा। जिस तरह पंचायत होती है ना, पंचायत में कुछ लोग बैठ के जो है वो जो वडेरे होते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इस तरह इसने चालीसा बनाया था लोगों का, 40 लोगों का। और वो क्या करते थे? डिसीजन मेकिंग करते थे। कोई भी अगर काम होता था, कोई भी डिसीजन अगर करना होता था, तो वो लोग करते थे। और दूसरा ये आप कह सकते हैं, एक तो डिसीजन, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कैबिनेट। तो कैबिनेट का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी मामलात होंगे वो किसके हाथ में होंगे? चालीसा के हाथ में होंगे। ठीक है। जो गम सुल्तान होगा, सुल्तान की मतलब गवर्नमेंट है ना एक, तो उसको सारे जो मामलात होंगे वो कौन डील करेगा? चालीसा। चालीसा में कितने लोग बैठे हुए हैं? 40। 40। ओके जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फिर ना इसने अपने टाइम में करेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उस करेंसी का नाम था टंका। TANKA, टंका। एंड दैट इज सेट के बाद में इसी टंका करेंसी के नाम पे जो टका है करेंसी, वो जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। टका करेंसी। ठीक है, जो बांग्लादेश की है। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो गयासुद्दीन बलबन था इसकी। ये जो गयासुद्दीन बलबन है ना, ये गुलाम है इसका, जिसकी हम अभी बात करें शमसुद्दीन अल्तमिश का। जो शमसुद्दीन अल्तमिश है वो क्या करेगा? गुलाम खरीद कर लाएगा, और उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। और उसको बिठा देता है ये चालीसा में। इसको हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर फिर आगे जाके गयासुद्दीन ये बलबन हुकूमत करेगा। ठीक है, आगे जाकर अब ये देखे, ये भी गुलाम है। अब ये जो गुलाम है, ये अब नेक्स्ट जब आगे जाएगा तो ये क्या बनेगा? सुल्तान बनेगा। इसी वजह से इस डायनेस्टी को क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी। मतलब ये किसकी डायनेस्टी है? गुलामों गुलाम। की। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं खानदाने गुलामा। ओके जी, नेक्स्ट हम हम ये देखते नामे हैं कि गुलाम या हम दामे गुलाम? क्या कह रहे हैं? मैम ये आपने मुझे क्या कहा कह रहे हम हैं? दामे गुलाम है या हम नामे गुलाम? हम दामे गुलाम है या हम नामे गुलाम? अभी कोई आपने वर्ड बोला है, उसे दोबारा नहीं बोलिएगा। बच्चे, खानदाने गुलामा। ओके।
क्योंकि जो डायनेस्टी होती है ना, डायनेस्टी, उसको खानदान भी बोलते हैं उर्दू में। तो फिर ये क्या, खानदान गुलामा, गुलामों का खानदान, या इंग्लिश में क्या होगा, स्लेव डायनेस्टी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो कुतुब मीनार था और मस्जिद कुतुब इस्लाम है, उसकी तामीर जो है वो किसने मुकम्मल करवाई थी? तो ये तामीर मुकम्मल करवाई थी शमसुद्दीन अल्तमिश ने। और ये इसकी बुनियाद किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तामीर किसने करवाई थी इसकी? शमसुद्दीन अल्तमिश ने। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? जो हमने 3 हुक्मरान पढ़े हैं ये क्लियर है आपको? 2 मेन है और एक जो है आपने उसका जस्ट नाम याद रखना है, उसका नाम क्या है? इरम शाह। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको कहते हैं? लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया होता है मैम। कुतुबुद्दीन ऐबक ही है बच्चे। नहीं, शमसुद्दीन अल्तमश लगाया होता है उन्होंने, वो गलत था मैम की में। जी, शमसुद्दीन अल्तमिश नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ओके। मैम वो तो आपने शहाबुद्दीन गौरी और उसके भाई के बारे में नहीं बताया था कि उन्होंने रखी थी? किसकी बुनियाद? वो तो बेटा गौरी वो डायनेस्टी की बुनियाद तो रखी गौरी थी। डायनेस्टी है ना, गौरी डायनेस्टी है। जो दिल्ली सल्तनत है उसकी बुनियाद किसने रखी है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो स्लेव डायनेस्टी है उसकी भी बुनियाद किसने रखी है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप? स्लेव डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन था ना कि पेपर जी से आ रहा जी है, जी तो वो जी कुतुबुद्दीन जी ऐबक है। मैम, जी जी मैम। बेटा वो और कुतुबुद्दीन ऐबक है। दूसरा, जी जी। दूसरा मैम ये तनका तनका करेंसी है, ये सिल्वर थी कि गोल्ड, ये किस चीज में? का करेंसी बेसिकली ये कहा जाता है कि अरबी की जो है ना, इसके ऊपर अरबी की कोई थी, वहां से इसका था लिंक। ठीक है ओके मैम। जी, ओके मैम। अरेबिक में कुछ थी ये इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जो इसके बाद जो हुक्मरान बना था या सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। स्क्रीन क्लियर है सबको? यस मैम। ये जो रजिया सुल्ताना थी अल्तमिश की बेटी थी। और ये कहा जाता है कि जो अल्तमिश की बेटी रजिया सुल्ताना थी, अल्तमिश ने शुरू से ही उसको ऐसी ट्रेनिंग दी हुई थी जैसे कि लड़कों को देते हैं। और मतलब वो शुरू से ही चाहता था कि मेरे पास जो इक़्तिदार है वो कौन संभाले? मेरी बेटी। ठीक है, तो जब अल्तमिश की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है वो रूलर सुल्तान कौन बनेगा? रजिया सुल्ताना। और ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो पहली विमेन जो थी ना रूलर थी, वो कौन थी? रजिया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना। ठीक है, विमेन रूलर जो है हिंदुस्तान में सबसे पहली कौन सी थी? कौन थी? रज़िया रजिया सुल्ताना। सुल्ताना। ओके जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो कैबिनेट बनाई थी ना अल्तमिश ने, चालीसा जो उसने बनाया हुआ था, जब गवर्नमेंट गई थी रजिया सुल्ताना के पास तो उन लोगों ने काफी ज्यादा साजिशें करना शुरू कर दी, क्योंकि वो इस चीज को तो कभी भी अग्री नहीं कर रहे थे कि अल्तमिश के मरने के बाद जो उसकी बेटी है वो जो है वो गवर्नमेंट उसके हाथ में जाए या इक़्तिदार वो संभाले। क्योंकि वो आदमी थे, ऑफ कोर्स आदमी कभी भी नहीं चाह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे मौजूद है और हमारी मौजूदगी में कोई लड़की जो है वो हुकूमत संभाले। तो उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। तो उन्होंने फिर इस चीज को, इस बात को क्या किया, आप कह लें कि उन्होंने रजिया सुल्ताना को इनफेमस करना शुरू कर दिया कि उसको मलिक फिरोज है उसके साथ अफेयर है। ठीक है, उन्होंने इस चीज को क्या किया, फैला दिया, इस न्यूज को वायरल कर दिया कि जो रजिया सुल्ताना है उसका अफेयर है मलिक फिरोज के साथ। और रजिया सुल्ताना का मंगेतर था मलिक अल्तुनिया। तो मलिक अल्तुनिया क्या करता है देन, रजिया सुल्ताना का जो जिसके बारे में ये मशहूर था कि इसका अफेयर है उसके साथ, तो वो क्या करेगा, मलिक अल्तुनिया मलिक फिरोज को कत्ल कर देता है और रजिया सुल्ताना से वो शादी कर लेता है। ठीक है, उसका मंगेतर था जिसके साथ उसका अफेयर मशहूर था मलिक फिरोज, उसको वो कत्ल कर देगा और खुद क्या करेगा, रजिया सुल्ताना से शादी करेगा और क्या करेगा, इक़्तिदार संभाल लेगा। जी बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट ये कहा जाता है कि जो रजिया सुल्ताना का भाई था बहराम शाह, वो क्या करेगा, मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना अपनी बहन दोनों को मार देगा और क्या करेगा,
इक़्तिदार अपने ओके हाथों में ले नेक्स्ट लेगा। क्वेश्चन। ठीक है, हुकूमत क्या करेगा फिर, वो खुद करेगा। जी बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चले बच्चे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो बेहराम शाह था, इसका पूरा नाम आप याद रख लें, इसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन बेहराम। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, मुइजुद्दीन बेहराम। वैसे अगर हम ये देखें ना, जो मुइजुद्दीन बेहराम था, हाँ जी, मुइजुद्दीन जो बेहराम था, ये था बेटा था अल्तमिश का। ठीक है, ये कौन था, ये अल्तमिश का बेटा था। लेकिन कुछ जगहों पे आप देखेंगे उन्होंने यहाँ पे ये लिखा होगा कि ये अल्तमिश का दामाद था। ठीक है, कुछ जगहों पे क्या लिखा हुआ है कि ये अल्तमिश का दामाद था, लेकिन ये असल में उसका बेटा ही था। और नासरुद्दीन महमूद के बारे में भी कुछ जगहों पे ये आएगा कि ये उसका दामाद था अल्तमिश का। लेकिन ये क्या था, नासरुद्दीन महमूद अल्तमिश का सबसे छोटा बेटा था। ये बेहराम शाह भी बेटा है उसका, और नासरुद्दीन महमूद भी क्या है, उसका बेटा है। जी बच्चे क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। चलें जी देखते हैं। अब जो हुकूमत बेहराम शाह के बाद, उसकी डेथ के बाद हुकूमत आ जाती है नासरुद्दीन महमूद के पास। अभी नासरुद्दीन महमूद के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा ही शरीफ आदमी था। और नासरुद्दीन महमूद को इक़्तिदार जो देने वाला था वो कौन था, गियासुद्दीन बलबन। जब नासरुद्दीन महमूद की हुकूमत थी, उस वक्त उस हुकूमत का वजीर कौन था, गियासुद्दीन बलबन, जो कि किसका पार्ट था, था, और उस मेंबर बना दिया था चालीसा का। और अभी यही गियासुद्दीन बलबन क्या करेगा, बहरा ये कहा जाता है कि जो नासरुद्दीन महमूद है, ये क्या अल्तमिश का सबसे छोटा बेटा था। और दूसरा जो है, ये इसके पास रूहानियत इस तरह से, इसको लालच नहीं था उसका इक़्तिदार का। जी बच्चे क्लियर है यहाँ तक? मैम ये मेरी लास्ट पे वॉइस जो और स्क्रीन क्लियर है? आपने बोला ना, ये एक दफा दोबारा बोल दें। जी बच्चे मैं बोल रही हूँ, जो नासरुद्दीन महमूद था ना, ये कहा जाता है कि बहुत नेक आदमी था। ठीक है, ये नेक आदमी था, ये बेटा था अल्तमिश का सबसे छोटा। और ये एक नेक आदमी था, इसको सियासत में या गवर्नमेंट का कोई भी लालच नहीं था। इसको हुकूमत किसने दी थी, गियासुद्दीन बलबन ने इसको हुकूमत दी थी। ठीक है, क्योंकि वो चालीसा का मेंबर था, तो उसने पीछे जो सियासत थी वो गियासुद्दीन बलबन की थी। क्योंकि वो ये चाहता था कि पहले मैं इसको हुकूमत दूंगा और फिर इसके मरने के बाद हुकूमत किसके पास आ जाएगी, मेरे पास। क्योंकि ये खुद क्या था, ये वजीर था, सारे जो अमूर है वो वजीर देखता है। तो जो नासरुद्दीन महमूद था, वो एक मतलब उसके पास रूहानियत थी, वो बड़ा नेक आदमी था। बस इसके बारे में आपने ये याद रखना है। और दूसरा ये याद रखना है कि इसकी बेटी थी, इसकी बेटी जो थी, उसका निकाह हुआ था बाबा फरीद गंज शकट से। इसकी बेटी का नाम था हाजा बारा। ठीक है, इसकी बेटी का नाम क्या था, हाजा बारा। और उसका निकाह किससे हुआ था, बाबा फरीद खान शक्कर से। तो मतलब इससे भी वही कहते हैं कि इससे भी इस चीज़ का मतलब ये कंफर्म होता है कि वाकई वो क्या था, वो एक नेक आदमी था, जो कि उसकी बेटी के जो निकाह है वो बाबा फरीद खान शक्कर से हुआ था। मैम बेटी का नाम आपने बोला हाजा बारा। हाजा बारा। ओके। अब जो मंगोलों का दूसरा हमला हुआ था, वो भी किसके दौर में हुआ था, नासरुद्दीन महमूद के दौर में। जो मंगोलों का पहला हमला हुआ था, वो किसके दौर में हुआ था? हाँ जी, मंगोलों का पहला हमला किसके दौर में हुआ था?
मैम जब अल्तमिश के दौर में, ठीक है, अल्तमिश के दौर में 1221 में हुआ था। और जो दूसरा हमला हुआ था वो किसके दौर में हुआ था? नासरुद्दीन महमूद के दौर में हुआ था। और ये किसने किया था? हलाकुद्दीन ने। ठीक है। मंगोल कहाँ पे रहने वाले थे? मतलब ये जो मंगोल हम कहते हैं ये रिहायशी थे मंगोल के। ये वो लोग थे जो कहाँ पे रहते थे? मंगोल में। मैम मंगोल का जो लीडर था उसका मैम नाम क्या है? मंगोलिया। मंगोलिया, हाँ जी मंगोलिया। मंगोलिया में रहते थे। और ये कहा जाता है कि हाँ जी मंगोलिया, मंगोलिया ही है। मतलब ये बड़े सख्त किस्म के लोग हुआ करते थे, बड़े सख्त किस्म के लोग। अब नेक्स्ट हम जो है ना वो तैमूर लंगड़ा के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब वो भी एक मंगोल था। तो ये कहा जाता था कि जो वो उसका ना टाइटल था अर्थ शेकर। मतलब कि वो जमीन हिला देने वाला, कुछ इस तरह से। अब जो तैमूर लंगड़ा था वो बड़ा सख्त किस्म का था। मतलब लेकिन फिर भी ये कहा जाता था कि जितने बाकी सख्त थे ना वो उतना सख्त नहीं था। और उसने अपनी जिंदगी में एंड दैट इज सेट, अब ये नहीं कि पता नहीं ये कंफर्म है या रियलिटी है या वाकई ही ऐसा है, लेकिन ये कहा जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में आज तकरीबन 1 करोड़ जो है लोगों का सर जो है वो धड़ से अलग किया था। 1 करोड़ में 100 लाख होता है। और फिर भी उसके बारे में ये कहा जाता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग मतलब नहीं है। जो दूसरे मंगोल हैं वो उससे ज्यादा स्ट्रांग थे। मतलब बेसिकली ये वैशी होते हैं। और मतलब ये काफी ज्यादा लड़ाका और जंगजू होते हैं जो मंगोल थे। चले जी हम नेक्स्ट चलते हैं, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ते हैं। मैम जो ये नासिरुद्दीन, मंगोलों की नस्ल है ये आगे चली थी, ये मतलब कब जाके खत्म हुए हैं ये? बेटा ये आपने देखा होगा, अभी आप पढ़े उसको। मतलब ये क्या नाम है उसका, मेरे माइंड में नहीं अभी आ रहा। ये ड्रामा भी जो लगता है आप देखते हैं, टर्किश ये ड्रामा जो है। अर्तुगरुल गाजी। हाँ जी। इसको क्या कहते हैं? सल्तनत उस्मानिया। तो जी। इसमें आप देख लीजिए किस तरह से जो है वो मंगोलों के साथ लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से फिर उन्होंने मुकाबला किया था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ था कि जो ये सल्तनत उस्मानिया ये भी सल्तनत टूट गई उस्मानिया। थी। जी जी, ये सल्तनत उस्मानिया ये भी टूट गई थी। बेजेंटाइन एम्पायर, मतलब ये सल्तनत उस्मानिया भी टूट गई थी। फिर उसके बाद ये सारे रीजन्स जो है वो अलग हो गए थे। लेकिन जब तक वो थी, जब तक वो स्ट्रांग थी, तब तक उन्होंने क्या किया था? इनका मुकाबला किया था। बड़ा बड़ा अच्छा मुकाबला किया था उन्होंने। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं जो गयासुद्दीन बलबन है। ये जो है इसने अपने दौर में मंगोल पॉलिसी बनाई थी। ठीक है। जो मंगोल पॉलिसी थी वो सबसे पहले किसने बनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। और इसके दौर में इसने मंगोलों से बड़ा अच्छा जो है वो मुकाबला। मैम ये कहा जाता है कि इसने जो है वो जफर खान जो है, जफर खान नामी एक आदमी था और वो बड़ा जंगजू था, बड़ा सख्त किस्म का आदमी था। उसको इसने क्या किया था? मतलब मुंतखब किया था उसको, ये पैसे देता था, मुराद देता था, और उसको इसने रखा हुआ था मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। ये मुझे क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम आप गयासुद्दीन बलबन जो है बहुत सख्त किस्म का इंसान था। इससे आगे आई आपने क्या बोला? बेटा आपकी वॉइस नहीं, आप मुझे टाइप करके बता दें। जी मुझे टाइप करके बता दें। मुझे आपका मैसेज भी नहीं आया और आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। मैम आपकी स्क्रीन भी ऑफ हो गई है। जस्ट अ मिनट बच्चे। अभी क्लियर है स्क्रीन?
हाँ जी, हम ये देख रहे थे, शायद आप ये क्वेश्चन कर रही हैं कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा है। हमने ये देखा है कि जो गयासुद्दीन बलबन है, उसने मंगोलों से लड़ने के लिए बड़ी जो है वो पॉलिसी बनाई थी। उसका नाम, उससे पॉलिसी बेसिकली मंगोल पॉलिसी था। और उसने जफर खान को जो है मंगोलों का मुकाबला करने के लिए मुंतखब किया था। जफर खान को वो पैसे देता था ताकि वो क्या करे, मंगोलों से अच्छा मुकाबला करे। फिर हमने ये देखा था, इससे ऊपर हमने थोड़ा सा ये देखा कि जो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मंगोल जो थे उनका खात्मा कैसे हुआ था। तो इसमें हमने ये देखा कि जो सल्तनत उस्मानिया थी, इसके अलावा जो है वो बाद में तो यार वो सल्तनत उस्मानिया भी टूट गई थी, लेकिन सल्तनत सल्तनत उस्मानिया ने मेनली क्या किया था, इनका मुकाबला किया था। और इसके अलावा जो है वो और भी आप कह लें कि पीछे सिर्फ एक जो है वो सल्तनत नहीं थी जिसने मंगोलों का खात्मा किया था, क्योंकि जो मंगोल थे ना वो डिफरेंट रीजन्स में जाके, डिफरेंट जगहों पे जाके वहां पे वो अटैक करते थे। जैसे कि वो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो उसके बारे में भी ये है कि वो चाइनीज ने वो वॉल क्यों बनवाई थी, क्योंकि वो जो मंगोल थे वो अटैक करते थे चाइना के ऊपर। तो उस वजह से फिर उन्होंने क्या की थी, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी मंगोलों के हमले से बचने के लिए, ये भी कहा जाता है। तो मतलब कि ओवरऑल काफी ज्यादा पावर्स ऐसी थी जिन्होंने क्या किया, प्रेशराइज किया उनको, तो फिर आस्ता आस्ता वो खत्म हो गए थे। ये चीज हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं, जो गयासुद्दीन बलबन था उसके दो बेटे थे, ठीक है। एक था मोहम्मद खान और दूसरा था बगरा खान। मोहम्मद खान और बगरा खान ये दो बेटे थे। बगरा खान और मोहम्मद खान ये दो बेटे थे गयासुद्दीन बलबन के। अब जो गयासुद्दीन बलबन था वो ये चाहता था कि मेरे बाद जो हुकूमत है वो जाए मोहम्मद खान के पास। लेकिन ये कहा जाता है कि एक जंग में जो है वो मंगोलों के साथ जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उसमें मोहम्मद खान की डेथ हो जाती है। तो फिर हुकूमत किसके पास चली गई थी, बगरा खान और बगरा खान के बेटे के पास जाएगी। देन पहले तो बगरा खान के पास जाएगी, फिर उसके बेटे मोइजुद्दीन कैकाबाद के पास चली गई हुकूमत। तो इसी तरह जो लास्ट आप कह लें कि हुक्मरान था, सुल्तान था स्लेव डायनेस्टी का, वो कौन था, मोइजुद्दीन कैकाबाद। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। चलें जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं हिलजी डायनेस्टी। जी, स्लेव डायनेस्टी तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? इसके हवाले से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं बच्चे। चलें जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हिलजी डायनेस्टी। हिलजी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हुई थी 1290 में और खत्म होगी 1320 में। 1290 से लेके 1320 तक चलेगी हिलजी डायनेस्टी। हिलजी डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी थी? बलबन का एक गुलाम था, उसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज जो है वो बुनियाद रखेगा हिलजी डायनेस्टी की। जो मलिक फिरोज था, इसका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मलिक फिरोज हिलजी। ये पूरा नाम इसका बेटे नोट कर लें। जो मलिक फिरोज था इसका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मलिक फिरोज हिलजी। ये कौन था, ये बलबन का गुलाम था, गयासुद्दीन बलबन का ये गुलाम था। तो हिलजी डायनेस्टी की बुनियाद ये रखेगा। उसके बाद बुनियाद तो ये रखेगा, लेकिन नेक्स्ट कौन रूल करेगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, ये मलिक फिरोज का दामाद भी था और भतीजा भी था। अब हम देखते हैं कि ये क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, इसके क्या क्या काम है। तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था वो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। कि जो इकोनॉमिस्ट कौन होता है, किस चीज को डील करता है? जी बच्चे, इकोनॉमी को। इकोनॉमिस्ट कौन होता है, इकोनॉमी को डील करता है। मतलब वो देखता है कि इकोनॉमी से भी मतलब ये है कि वो प्राइसेस को देखेगा, ठीक है, महंगाई को, इन्फ्लेशन को, रेट्स को, इन चीजों को वो देखेगा।
ओवरऑल इकोनॉमी को वो क्या करेगा, बूस्ट करेगा, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है ये कम होगा, बाकी चीजें मेंटेन होगी तो इकोनॉमी स्टेबल होगी ना। तो ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था हिंदुस्तान में, मतलब बड़ा अच्छा इसका ये रोल था। उसके बाद इसने जो है वो दक्कन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये जो दक्कन पॉलिसी थी ये क्या थी, ये क्या करता था, जो हैदराबाद दक्कन था वहां से ये, इसका मतलब ये काम किया था, बाकी जितने भी सुल्तान थे जाते हमला करते या उस चीज जहाँ पे ये अटैक करते थे उसको अपने कब्जे में ले लेते। लेकिन इसने क्या किया था, इसने दक्कन पे अब हमला किया। हमला करने के बाद वहां पे उस काबिज नहीं था हुआ, बल्कि वहां पे जो एम्पायर था या जो सुल्तान था उसको वहां पे बैठने दिया, और उससे ये क्या लेता था, टैक्स लेता था। ठीक है, ये काम अभी अलाउद्दीन खिलजी करेगा, और बाद में हम आगे जाकर देखेंगे ये काम अंग्रेज करते थे। जब अंग्रेज आएंगे ना हिंदुस्तान में तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो मुस्लिम रूलर्स बैठे होंगे क्या करेंगे, उनके साथ लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे, जंग अंग्रेज जीत जाएंगे। लेकिन लेकिन वो कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि उस जगह पे किसको काबिज रहने देंगे, उन मुसलमानों को, और उनसे क्या वसूल करेंगे, टैक्स वसूल करेंगे, और उनसे ये कंडीशंस शर्तें ले लेंगे कि जब जरूरत पड़ेगी तुम क्या करोगे, हमारा साथ दोगे। जी बच्चे, क्लियर है सबको यहाँ तक? जी मैम। जी ओके। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। जो सबसे लंबा दौरे हुकूमत था खिलजी डायनेस्टी में वो किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, हमने जो है वो स्लेव डायनेस्टी में देखा था सबसे जो लंबा टेन्योर था वो किसका था, अल्तमिश का था। इसी तरह जो खिलजी डायनेस्टी है उसमें जो लंबा टेन्योर होगा वो किसका होगा, अलाउद्दीन खिलजी का। ये बच्चे क्लियर है सबको? चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बाद जो हुकूमत है वो किसके पास जाएगी, मुबारक शाह खिलजी के पास। तो मुबारक शाह खिलजी कौन था, ये बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। ठीक है, बुनियाद जो खिलजी डायनेस्टी है उसकी किसने रखी थी, जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी ने, जो कि बलबन का गुलाम था। फिर उसके बाद हुकूमत आएगी उसके दामाद के पास या भतीजे के पास जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। देन अलाउद्दीन खिलजी के पास बाद हुकूमत जाएगी उसके बेटे के पास, और उसके बेटे का नाम क्या था, मुबारक शाह खिलजी। इसके बारे में बस यही है कि इसने क्या किया था, अपने दरबार में ना काफ़ी ज़्यादा हिंदू लड़के रखे हुए थे, और उन्हीं हिंदू लड़कों में से एक का नाम था खुसरू मलिक, जिसने क्या किया था, मुबारक शाह खिलजी को कत्ल कर दिया। ठीक है, उसने उसको कत्ल करके उससे यही सोचा था कि इसको मैं कत्ल कर दूंगा और जो गवर्नमेंट है वो मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन क्या हुआ, इसी तरह खिलजी हुकूमत का एक और जर्नैल था और उसका नाम था गाजी मलिक। यहाँ पे गाजी लिखा हुआ है लेकिन ये गाजी मलिक है। तो गाजी मलिक ने क्या किया, खुसरू मलिक को कत्ल कर दिया और तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी। जी बच्चे क्लियर है? खिलजी डायनेस्टी में हमने तीन चीजें देखी, हमने तीन के बारे में पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा मलिक फिरोज के बारे में, जिसका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी। देन हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मुबारक शाह खिलजी के बारे में, और इसमें इंपॉर्टेंट हमने किसके बारे में पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि एक तो उसका लंबा टेन्योर था, दूसरा वो हिंदुस्तान का फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था, और तीसरा उसने क्या किया था, दक्कन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। यहाँ तक मुझे बताएं किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो। मैम ये खुसरो मलिक कौन था यहाँ पर? खुसरू मलिक था, ये हिंदू लड़का था कोई। ठीक है, ये कोई हिंदू है लड़का था। नहीं है रूलर भी खुसरो मलिक, पिछली जी में जी, कुछ डायनेस्टी, खुसरो लेकिन वो मलिक एक जी डायनेस्टी वो में भी कोई और था। था, वो कोई और था। फिर उसे कत्ल करके खुद अपनी हुकूमत बना लेगा ना जी मैम, कुछ नहीं। जी जी बेटा, वो तो हम पढ़ चुके हैं ना, वो डायनेस्टी वो तो गुजर गई है।
उसके बाद ये डायनेस्टीज आई हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पे ये जो नया खुसरो मलिक है ये वो नहीं है, ठीक है, ये गुलाम है इनका, मतलब ये जो है ना मुबारक शाह खिलजी, उसके दरबार में रहने वाला हिंदू लड़का है, तो ये उसको कत्ल करेगा फॉर द सेक ऑफ डायनेस्टी। लेकिन फिर इसको कौन कत्ल, जो इसको कौन कत्ल कर देगा, इसको गाजी मलिक कत्ल करेगा और बुनियाद रख देगा तुगलक डायनेस्टी की। क्लियर है जी बच्चे, ये क्लियर है सबको? ओके नेक्स्ट हम जी चलते हैं। मैम। जी जी ठीक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं तुगलक डायनेस्टी की तरफ। जो तुगलक डायनेस्टी है उसकी बुनियाद किसने रखी है? गाजी मलिक ने। अब जो गाजी मलिक था उसका असल नाम क्या है? सॉरी, उसका ये गाजी मलिक जो था इसका एक और नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता था। ऊपर हमने गयासुद्दीन बलबन देखा, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर गयासुद्दीन शायद वो शहाबुद्दीन गोरी था और उसका भाई गयासुद्दीन गोरी था। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनको आपने मर्ज नहीं करना। अब जो ऊपर हमने देखा था वो गयासुद्दीन बलबन था स्लेव डायनेस्टी में। तो तुगलक डायनेस्टी में है गयासुद्दीन तुगलक, और इसका रियल नेम क्या है? गाजी मलिक। ये बुनियाद रखेगा तुगलक डायनेस्टी की, ठीक है मैम ये सारे मिक्स हो जाते हैं नाम बेटा। आराम। इसको ना याद करने का एक तरीका है। आप अभी आप सुन रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ आपके माइंड में बैठ रही होंगी, और बाद में आपने क्या करना है, इनकी सही वाला आपने इनको क्रैमिंग करनी है। आपकी क्रैमिंग करेंगे आप तो याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्रैमिंग समझ दिया ना, आपने इनको रट्टा लगाना है, आपने इनको याद करना है, मेमोराइज करना है। मैम कोई ट्रिक्स वगैरह भी बताते जाएं जी। जिस तरह याद करने के लिए। इसका बच्चे मैं तो, मुझे जो लगता है ट्रिक्स मतलब यही है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा लिखें, ठीक है। मतलब जैसे अभी आपने स्लेव डायनेस्टी की, आप उसमें याद रखें कितने रूलर्स थे, 3 थे, 4 थे या 5 थे, ठीक है। फिर उसके बाद सीक्वेंस के साथ अगले पे आए, अगले में कितने थे? 3 थे। इस तरह से जब आप करेंगे ना तो फिर ये आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा आप ये भी ट्रिक याद रख सकते हैं कि जैसे हमने ऊपर स्लेव डायनेस्टी में 3 या 4 या 5 जितने भी पढ़े हैं उन सब के नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको तरतीब से याद कर ले, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है ना सबका, जैसे हमने सबसे पहले देखा उसका जो है वो अल्तमिश है, अल्तमिश से पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इस तरह आपने 1 बाय 1 क्या करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद इरम शाह है तो क्यू आई, फिर अल्तमिश है, तो इस तरह से आपने उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स लिख के उसको मेमोराइज कर लें। फिर तो जब आप उसको मेमोराइज कर लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा क्यू के बाद आई आता है तो फिर आई से तो ये नाम बनता है। तो फिर इस तरह से जो है वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो सकती है। दूसरा इसकी यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि ये वाला जो है ना मुगल एम्पायर्स फिर भी सम मार्ट आप कह सकते हैं वो आपको याद रह जाएंगे, लेकिन ये वाले जो है ये नो डाउट ये मिक्स हो जाते हैं। तो इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये उतना अच्छा आपको जो है ना वो याद होंगे। चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका मैम ये असली नाम हिलजी क्या था? डायनेस्टी का पेज दोबारा से शो कर दो। ये एक वाला, मिनट। अच्छा ये देख लो। इसमें हमने 3 ही पढ़े हैं, ठीक है। एक तो जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। जी ठीक है मैम। आप लोग पता क्या करेंगे, मैम अभी ये जो हमने 2 डायनेस्टीज कवर की है ना, आप लोग इनको याद करेंगे, और जब मेरी आपके साथ नेक्स्ट क्लास होगी ना तो मैं क्वेश्चंस करूंगी, फिर आपको आइडिया होगा कि आपको किस हद तक चीजें याद हुई हैं, ठीक है। मैं मैम खिलजी क्वेश्चनिंग करूंगी, डायनेस्टी से रैंडमली पहले, क्वेश्चंस करूंगी जी बच्चे। जी जी मैम मैम यहाँ ये तक सही पहले खिलजी डायनेस्टी तक थी। मुझे ना आपकी वॉइसेस मर्ज हो रही हैं, तो दोबारा बताएं। मैम खिलजी डायनेस्टी तक एनफ नहीं होगा, इतना ही करने क्योंकि मिक्स हो जाते हैं फिर अच्छे से ठीक है, याद नहीं चलें होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना ही कर लेते हैं। लेकिन बच्चे जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना मेरे साथ, तो आपने क्या करना है, एक तो इनको एक दफ़ा लिखना है, ठीक है, जी याद मैम। करके ना जुबानी आपने लिखना है। जी दूसरा ये है मैम। कि जब आप क्लास में आएंगे तो हम एक टेस्ट रख लेंगे, वो आपका ओरल टेस्ट होगा। जी उसमें मैं मैम। ये रैंडमली क्वेश्चंस करूंगी कि ये जो है वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट कौन था, या फिर मुबारक शाह को किसने जो है वो कत्ल किया था, मुबारक शाह खिलजी की डायनेस्टी कौन सी थी, कौन से नंबर पे आता है। तो ये हम कुछ जी क्वेश्चंस कर मैम। लेंगे, जिससे फिर क्या होगा आपका वो ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी। जी जी मैम। मैम। और बच्चे यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। नो मैम। तमाम स्टूडेंट को लेक्चर क्लियर है आज का? यस मैम। जी जी मैम।
ओके बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।